Question number 19. In a group of 6 boys, 4 girls, total हो गए 10. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? मतलब कितने टोटल सिलेक्शन 4 की, एट लीस्ट वन बॉय शुड बी देयर, तो 0 बॉयज को फाइंड कर लो, चारों की चारों गर्ल्स, तो 4C4 इज इक्वल टू 4 या 1 ये हमें नहीं चाहिए, कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं चाहिए जिसमें चारों की चारों लड़कियां हों, ये नहीं चाहिए। टोटल कितने हैं? 10C4 इज इक्वल टू 210, 210 में से 1 नहीं चाहिए, 209। In how many different ways can letter of the word leading be arranged in such a that the vowels occupy only the even position? टोटल कितने? लीडिंग, अब लीडिंग में वॉवल्स अलग कर लो, L E A D I N G, टोटल कितने? टोटल 7। अब वॉवल्स को सिर्फ और सिर्फ इवन पोजीशन पर जाना है। इवन पोजीशन कौन सी है? 2, 4, 6। कितनी इवन पोजीशन है? वॉवल्स कितनी है? तो करो ना इधर सिलेक्ट। 3। पहली इवन पोजीशन पर तीनों वॉवल्स में से कोई भी आ सकता है। डन, एक सिलेक्ट हो गया, बाकी 2 रह गए। दूसरी इवन पोजीशन पर 2 का चांस, और तीसरी इवन पोजीशन पर 1। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स ऑड पोजीशंस कितनी हैं? ऑड पोजीशंस टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। तो अब उनको अरेंज कर दो, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करवा दो। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, 144। ओके। ऑड पे अप्लाई नहीं हो सकता था। हाँ, वॉवल्स 4 होने चाहिए थे, फिर ऑड पे अप्लाई नहीं हो सकता था, और फिर नंबर कोई और देगा, डिजिट लेटर कोई और देगा, द वर्ड। ओके, नेक्स्ट। Mean of a certain normal distribution is 5, standard deviation is 0.03. You are required to find the probability of 5 प्लस माइनस 0.06, और आप फाइंड करने बैठ गए, नहीं कि फाइंड। क्यों? शाबाश, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की गई थी कि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा करो तो 0.06। ओके, तो इसकी तो पढ़ा हुआ नहीं है कि अगर 2 सिग्मा हो तो 95.44, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह अगर यहाँ पे होता 0.09 तो फिर 99.7। इसी तरह इधर होता 5 प्लस माइनस 0.03, 68। शाबाश, इसी तरह से क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे होता 5 प्लस 0.06, फिर 95 का हाफ बताना था, प्लस या माइनस होता तो फिर हाफ बताना था, फिर क्योंकि एक साइड पूछ रहा था ना। ओके हो गया क्या? ये तो मल्टीप्लाई करने थे ना, ये नंबर ऑफ आउटकम, इन सब को मल्टीप्लाई अप कर देना था। तो 144 बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स।
मतलब यूं भी कर लें 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। मल्टीपल बाय 3 का फैक्टोरियल। ओके। यस सर। 22. 5 digits are given. Find the probability that 5-digit number will be made without replacement such that 7 is फर्स्ट नंबर एंड 8 इज लास्ट। अब टोटल कितने हैं? 5। 5 5। डिजिट नंबर ही बनाना है। अब यूनिट, टेंथ, 100, 1000 एंड 10,000, 5 डिजिट यही है ना। उसने कहा है कि 7 पहला नंबर होना चाहिए, पहले नंबर पे 7 के अलावा और कुछ हो, और 8 लास्ट नंबर होना चाहिए, और रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अब लास्ट नंबर पे 8 के अलावा और कुछ हो तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के लिए तो 1 1, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। टोटल कितने थे? 2 की सिलेक्शन हो गई, बाकी कितने रह गए? तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, ये आ गए नंबर ऑफ आउटकम्स। हमने नंबर क्या ऑफ आफ्टर। प्रोबेबिलिटी, तो अगर प्रोबेबिलिटी है तो सारी कंडीशन वगैरह हटा के टोटल फाइंड करो कि 5 नंबर है, पांचों को सिलेक्ट करना विदाउट रिप्लेसमेंट। 5 फैक्टोरियल तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अगर नंबर ऑफ ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता तो सिर्फ न्यूमरेटर आप 6 कर देते, लेकिन आप 5 फैक्टोरियल भी 6/120 इज इक्वल टू 1/20। क्लियर? सबको समझ आ गई? यार ये जुल्कर नैन ने कहा है कि उसे क्वेश्चन नंबर 20 की नहीं समझ आई। लीडिंग वर्ड टोटल इसमें 7 लेटर्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवल्स हैं, और हमें कहा गया वॉवल्स इवन पोजीशन पर हों। तो पहली पोजीशन पे तो कॉन्सोनेंट आएगा ना, सेकंड पोजीशन पे फिर 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 और लास्ट में सातों आ जाएंगे। टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। तो पहले पे क्या ऑप्शंस? चारों में से कोई आ जाए, एक सिलेक्ट हो गया, बाकी कॉन्सोनेंट 3 रह गए, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब वावल्स भी आ जाओ। टोटल वावल्स कितने? 3। फर्स्ट के लिए तीनों के तीनों ऑप्शंस, फिर आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अब क्लियर है? 144। जुल्करनैन ओके? क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो? 22 क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई है कि टोटल एंड यस पे 5 फैक्टोरियल लिखना था। इफ 2 variables are independent then the correlation will be, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुलिस क्राइम वाला, ये भी आई कैप का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आई कैप का फीडबैक है। मेरे मॉक में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे का सारा आई कैप का फीडबैक है। तो या तो पुलिस क्राइम वाला क्वेश्चन आ जाता है या ये वाला आ जाता है। अब इसके लिए भी मेथड बिल्कुल सेम है कि आप जाएं, डाटा कैलकुलेटर को बताएं, रिग्रेशन लाइन फाइंड करें, जल्दी करो। बल्कि ये तो कर लोगे ना, आप हो नहीं जाएगा कि आपने इधर वो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी में से, सी और डी में से कौन, विच इज बेस्ट। तो ए और बी का कंपैरिजन करोगे, जिसकी रेशो कम होगी वो बेस्ट, और सी और डी में से वो आप करके उसे बता दोगे। डन? हो जाएगा? कर लोगे ना? 25 अच्छा क्वेश्चन है ना?
while coming and from a department store, a customer passed through one out of 12 cash counter. डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें 12 कैश काउंटर्स हैं. अब आपने पेमेंट तो किसी एक पे ही करनी है ना, तमाम कैश काउंटर पे थोड़ी ना पे करके आएंगे. लेकिन हर कैश काउंटर पे जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. तो C1 से लेकर C12 तक, कैश काउंटर नंबर 1 से लेकर कैश काउंटर नंबर 12 तक प्रोबेबिलिटी इक्वल है. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हर कैश काउंटर की? डन. देन दिस बिल Yes, इज sir. वेरीफाइड बाय वन ऑफ 3 ऑफिसर. और फिर इस बिल को 3 ऑफिसर्स हैं, उनमें से कोई एक वेरीफाई करता है. कोई भी एक वेरीफाई करते हैं, ओके है. ये नहीं कि तीनों के तीनों करें, और तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. तो ऑफिसर्स में वेरिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब उन ऑफिसर्स को हम नाम दे रहे हैं V1, V2, V3. अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 1/3, 3 में से कोई एक. फिर देन he embarks one of 2 elevators, E1, E2, 2 elevators, and is twice likely to embark on E2 on as E1. और इसके ज्यादा चांसेस हैं, 2 times चांसेस हैं कि वो E2 में जाएगा एज कंपेयर टू E1. ओके, तो E1, E2, अगर E1 में 1% जाता है तो E2 में कितने जाते हैं? 2 टाइम चांसेस है ना. तो आप अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड True. करें तो E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी, तो आपको देखो प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स नहीं आ रही. टोटल 100, 33% E1 पे जाने के, 66% E2 में जाने. हाँ, तो 2 ही हैं, एलिवेटर 2 ही हैं, E1, E2 हैं. लेकिन E2 एलिवेटर्स पर जाने की प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू E1 2 टाइम्स है कि E2 से लोग ज़्यादा जा रहे हैं. तो फिर इसको अगर इस तरह से कंपेयर करना था तो हमने कहा कि अगर E1 में से 1% जाता है तो इतनी देर में E2 में से 2% जाता है. एलिवेटर्स टोटल 2 हैं, पास एक में से होना है. आप किसी एक रास्ते से जाएंगे ना. E2 की 2 टाइम्स है. पहले पानी पिलाओ, मैं ठीक से खाना ही नहीं खा सकता, तुम लोगों के होते देख लो. ओके बेटा, देखें कैश काउंटर किसी एक में हर किसी के ऊपर जाने के इक्वल चांसेस थे, तो 1/12. और ऑफिसर से उसको वेरीफाई करवाने के भी इक्वल चांसेस थे, तो 1/3. अब देखें ना, ऑफिसर्स है ना, V1, V2, V3 इक्वल चांसेस है ना. इधर देखो, अली एंड हमजा, तो हर किसी के लिए मैंने 1, 1, 1 कर दिया. तो V1 की प्रोबेबिलिटी 1/3. जैसे रेशो पढ़ते थे कि V1 की रेशो डिवाइडेड बाय रेशोज का सम, तो 1/3. तो V2 के लिए भी 1/3, V3 के लिए भी 1/3, कैश काउंटर के लिए भी. अब 12 है तो 1/12. लेकिन एलिवेटर्स की जब बात हुई तो भाई एलिवेटर में E2 के डबल चांसेस हैं, तो उसको मैंने 2 की वैल्यू कर दी, E1 को 1 की वैल्यू कर दी. तो प्रोबेबिलिटी देखें तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और E2 की प्रोबेबिलिटी 2. अब प्रोबेबिलिटी ये अगर न्यूमेरिकली करें तो ये 33.33% और वो वाली 66.67%. तो देखें ना, 2 टाइम्स नहीं आगे प्रोबेबिलिटी, और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो गया. क्लियर? हर किसी की प्रोबेबिलिटी का पता चल गया आप लोगों को. अब आते हैं क्वेश्चन पे
कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ कंज्यूमर विल पास थ्रू C6, C6 की प्रोबेबिलिटी और की वजह से C12, C12 के आने की प्रोबेबिलिटी। अब बेटा इसमें क्या 1/12 है बेटा। अब आप बताओ इसमें कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कोई भी पर्सन किसी एक कैश काउंटर पे नहीं जाएगा, तो ऐसा हो सकता है एक ही पर्सन दोनों कैश काउंटर पे, ये ले यार तू भी पैसे ले, तू भी पैसे ले, है नो ना। तो ये यहीं तक। उसके बाद वेरीफाइड बाय V1। अब V1 की प्रोबेबिलिटी, V1 की प्रोबेबिलिटी एंड का वर्ड आ गया, तो एंड की वजह से इम्बार्क ऑन E2, E2 की प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर एंड था, इस वजह से मल्टीप्लाई करते हैं। डन। ये जरा सॉल्व करो। 1/, क्लियर हो गया। इस पर एडिशन ला, उस पर मल्टीप्लिकेशन ला, और आपस में दोनों मल्टीप्लाई। ओके, अब देखें इसमें ये उसके पास दोनों चॉइसेस थी, लेकिन कोई भी कस्टमर हो जाएगा तीनों में, ये नहीं हो सकता जा नहीं। वो कैश काउंटर पे एंड ऑफिसर्स फॉर वेरिफिकेशन एंड एलिवेटर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इफ वेरिएंस ऑफ x एंड y, तो ऐसा लग रहा है जैसे s² x एंड s² y इज इक्वल टू 16 एंड 49% influence in the variation of y, influence in the variation of y, coefficient of determination। यही डेफिनेशन नहीं थी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की? इन्फ्लुएंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्फ्लुएंस वेरिएशन इस किस्म का। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू, देन क्या पूछा, फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या मतलब, ओहो, बी x on y, r की वैल्यू गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? r मल्टीप्लाइड बाय s डिवाइडेड बाय s। ओके, अब कौन से वाला, जो पहले आ जाए वो पहले लिख दो, जो बाद में आ जाए वो बाद में लिख दो। बाद में नीचे। यस सर। डन। अब देखो जरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 0.56। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 यार मैं बताऊं तुम लोगों को, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिपेंडेंट वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू, तो और स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई फाइंड करके और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, उन दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वायर बन जाता है, हो जाएगा ये। तो क्या ख्याल है, ये करना है? ये करवा दें। खुद कुछ ना करना।
कहते हैं इंशाअल्लाह। पहली लाइन है x ऑन y, तो इसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -2y प्लस 3। तो यहां से b x ऑन y की वैल्यू आ गई -2। कोई शक? y ऑन x, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस x बाय 4। तो यहां से b y ऑन x की वैल्यू आ गई -1/4। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 0.5 मतलब 50%। तो 50 एक्सप्लेन वेरिएशन 50% इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब तो क्लियर है। नेक्स्ट, if the sample size decreases from 1 to 5 to 80, the standard error would be, आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर सैंपल साइज डिक्रीज हो रहा है तो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो जाएगा। तो ना ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं बनेगा। अब ए बी डी में से कुछ भी बन सकता है, लेकिन परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज बताने के लिए दोनों के डिफरेंस, अब ये स्टैंडर्ड एरर है, पॉजिटिव में बताना है। तो आप ये बताएं, ज्यादा स्टैंडर्ड एरर कौन सी वैल्यू का होगा, जिसका सैंपल साइज कम है या जिसका सैंपल साइज ज्यादा है? जिसका सैंपल साइज, उसका स्टैंडर्ड एरर ज्यादा होगा। तो उसको पहले लिख लो 1/√80। इसमें से माइनस कर दो 1/√125। दोनों के स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल बिफोर चेंज क्या सैंपल साइज है उसके स्टैंडर्ड एरर के साथ, 1/√125। क्वेश्चन का आंसर कोई फार्मूला नहीं है, परसेंटेज का फार्मूला है, चेंज इन परसेंटेज। कि इन परसेंटेज बताना कि कितने परसेंट का चेंज आया है, ये उसका फार्मूला है। कि पहले चेंज फाइंड करो वैल्यूज के दरमियान डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई प्राइसेस 10 रुपीज से इंक्रीज होकर 14 रुपीज हो गई हैं, और यही चीज आप उसे बताना चाह रहे हो इन परसेंटेज कि कितने परसेंट का इंक्रीज आया है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करो, कितने का डिफरेंस है। तो ये मैंने डिफरेंस फाइंड किया हुआ है, लेकिन मैंने तो स्टैंडर्ड एरर में बताना था ना चेंज। तो मैंने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस फाइंड किया हुआ है। और डिवाइडेड बाय बिफोर चेंज क्या वैल्यू थी, आफ्टर चेंज वैल्यू नहीं होती बेस में, डिनोमिनेटर में। बिफोर चेंज 10, तो यहां से मैं क्या दूंगा 40%। इसी तरह सैंपल साइज 125 से 80 पे गया है, 80 तो आफ्टर चेंज है, तो बिफोर चेंज तो 125 का स्टैंडर्ड एरर उसके साथ डिवाइड कर दिया। ये हमने बेटा स्टैंड सिग्मा ओवर √n। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है सिग्मा ओवर √n। अब वैसे हमें पता चल जाता है इंक्रीज है डिक्रीज, अगर ये पूछता तो हमें इजीली पता, लेकिन कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है वो फाइंड करने के लिए अब उसने सिग्मा नहीं बताया, तो सिग्मा आपने 1 सपोज करना है, सिग्मा 1 सपोज करना है। तो आप पहले स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो 125 के साथ, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो 80 के साथ, उन दोनों का डिफरेंस देखो। तो देखें न्यूमरेटर में मैंने दोनों का डिफरेंस ही तो ले लिया है। अब क्या अलग अलग फाइंड करने बैठूं डेसिमल की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा परसेंटेज, तो मैंने एज इट इज रहने दिया। डिवाइडेड बाय बिफोर चेंज सैंपल साइज क्या था उसके ऊपर स्टैंडर्ड एरर, तो 1/√25। अब क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह इंक्रीज करवाने को भी कह सकता है, मेथड सेम ही है, बस फिर जब सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है।
इंक्रीज होगा। ओके, परसेंटेज भी चेंज हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर चेंज इन परसेंटेज बताना है तो पहले चेंज फाइंड करो कि चेंज कितना है। तो चेंज पहले फाइंड, अब देखो अगर प्राइसेस 10 से 14 हुई तो आप कह रहे हो 40% का इंक्रीज आया प्राइसेस में। लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि प्राइसेस 14 से 10 हो गई, डिक्रीज हो गया प्राइसेस का, वो तो देखते ही पता चल गया। लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, तो तुम क्या दोगे, डिक्रीज बाय 40%? नहीं, ये डिफरेंस है। अब चेंज डिवाइडेड बाय 10 नहीं होना, डिवाइडेड बाय वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो अब बताओ कितने का डिक्रीज, कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है? हाँ तुम बताओ। 28। तो अब हम कहेंगे कि प्राइसेस में जो डिक्रीज आया 28.5 का आया है। ओके, अब परसेंटेज क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो जरूरी है ना कि न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ चेंज लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा +4 या -4। मैंने 14 - 10 4 या 10 - 14 -4 नहीं किया, मैंने सिर्फ चेंज देखना। तो चेंज देखने के लिए भाई, अब अगर मैं इसको पहले रख दूं और ये वाली वैल्यू बाद में चली जाए तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। आंसर तो सेम आ जाएगा लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का साइन, लेकिन वो साइन फिर इग्नोर कर देना तुम लोग। परसेंटेज में रिजल्ट सेम होगा, साइन फिर इग्नोर कर देना। ओके, क्योंकि परसेंटेज कभी नेगेटिव नहीं होती, वो इंक्रीज डिक्रीज को बता रही होती है। तो वो सैंपल साइज से पता चल जाता है कि सैंपल साइज और स्टैंडर्ड एरर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर सैंपल साइज डिक्रीज होता है तो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो जाता है, और अगर स्टैंडर्ड एरर सैंपल साइज के इंक्रीज करने की वजह से स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस होगा। ये भी हमने पढ़ा था। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं समझ नहीं आई? मुझे नहीं लगता। मैं वही करने लगा हूं, मैं वही करने लगा हूं। आपसे कहा गया sample size is increased from 75 to 110. The standard error would be, नो ऑप्शन। आपने बस मुझे बताना है कि मैं नीचे क्या लिखूं, मैं कोई ABCD का ऑप्शन नहीं देने वाला। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहली चीज सुनो, आपने ये देखना है सैंपल साइज इंक्रीज हुआ, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो जाए। इंक्रीज डिक्रीज का तो पता चल गया ना, तो अगर कोई इंक्रीज वाला ऑप्शन होगा तो वो कैंसिल कर दो। अब डिक्रीज वालों पे फोकस। अब उसमें यह देखना है कि परसेंटेज किसकी ठीक है। भाई परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपने 75 का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, 1/√, सुन लो सुन लो, और 110 का भी स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है और इसको डिवाइड कर देना है कि भाई पहले सैंपल साइज क्या था, बिफोर चेंज सैंपल साइज 110 था या 75 था, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब आप कहोगे स्टैंडर्ड एरर वुड डिक्रीज्ड बाय 17.42%। अब क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन होता कि भाई सैंपल साइज 80 to 125 चला गया है, अब देखिए आपने परसेंटेज 25 फाइंड की ना,
इंक्रीज हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि डिक्रीज बाय 25%। भाई डिक्रीज डिफरेंट परसेंटेज के साथ होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ने अब चेंज हो जाना है। अब अगर 80 to 125 जाएगा तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। पहले आपने डिनोमिनेटर 125 के साथ किया था स्टैंडर्ड एरर, अब स्टैंडर्ड एरर का जो डिनोमिनेटर है 80 के साथ हो जाएगा। ओके 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन टी टेस्ट, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, गुडनेस ऑफ मतलब काई स्क्वायर, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, अब देखें, इफ अ डाई इज रोल 36 टाइम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, मतलब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, वो बतानी है। तो बेटा एक डाइस अगर रोल कर रहे हैं तो उसके ऊपर 1 के आने के इक्वल चांसेस नहीं है, इक्वल है ना, 2 के आने के, 3 के आने के, हाँ एक्चुअल जो कुछ भी हुआ हो हमें क्या, और एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई इक्वल चांसेस होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, तो इनकी एक्सपेक्टेशन यूनिफॉर्म होगी, तो बाकी का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाना है। $5.7 कर लोगे फाइन, ये ओ ई, उसके बाद ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, तो ओ माइनस ई 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.67। मैंने ठीक किया है ना, यहां पर 0, 16 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, बता दे यार कैलकुलेटर पे 16 डिवाइडेड बाय, गलत कर रहा हूं मैं, ओ माइनस ई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर का फार्मूला, हाँ सबके लिए अलग अलग से करके फिर इन सबको सम करूंगा। तो 4 का डिफरेंस है ना दोनों में, उसका स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 6 2.67, 1 डिवाइडेड बाय 6 4 डिवाइडेड बाय 6 0.67, 3 का 9, 9 डिवाइडेड बाय 6 1.5। अब इन सबको ऐड करो, $5.67 बी ऑप्शन, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके क्वेश्चन नंबर 31, अ सैंपल ऑफ 50 हैज मीन 700, तो ये तो x बार हो गया, ये n की वैल्यू हो गया, पॉपुलेशन मीन 7, तो ये म्यू की वैल्यू हो गया, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन of population if level of significance is 5%। अब देखें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सैम्पलिंग का मीन आया, सैंपल साइज बता दिया है, तो z का फार्मूला पढ़ते थे, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा, लेकिन अब सिर्फ सिग्मा नहीं करना, ओवर अंडर रूट है। ओके या मतलब हम लोगों ने यूं भी किया, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर अंडर रूट, फार्मूले की समझ आ गई है। अब म्यू की वैल्यू, अच्छा ये म्यू 720 इज इक्वल टू 700, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जी की क्या वैल्यू होती है, 1.96, 5% है ना, तो टोटल तो 0.4750 को चेक करना पड़ेगा इधर आकर, तो 0.47 ये रहा, 1.96
1.96। क्लियर? तो यहाँ पे 1.96 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा फाइंड कर लेंगे अंडर रूट n50। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि यार इसके साथ प्लस लगाऊं माइनस